Good morning, friends. This is Avishek, and again I welcome you on Study Online. Again, today we are going to discuss an important articles that is common in both the Hindu and Indian Express. ये जो आर्टिकल है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है. As you can see, I have listed near about 10 important terms from this particular article, which came in the newspaper of 13 July 2020 of Indian Express. At the same time, there was another important article that is about the special liquidity scheme which the non-banking financial companies and housing financing companies are seeking from the government of India. तो ये दोनों आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है आपको जानना, बिकॉज इसमें बहुत सारे ऐसे टर्म्स है जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है. So without wasting any time, let's start discussing. Those who are preparing for the banking examination or any civil services state or UPSC prelims examination, so these terms are generally has been asked in the examination. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे कि आपका देख रहे हैं यहाँ पर कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, ये 2018 में यूपीएससी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा इससे. व्हाट इज कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो के बारे में, बेसल के बारे में यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा. एंड दिस ऑल द 10 टर्म्स व्हिच आई हैव लिस्टेड हियर, इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द बैंकिंग एग्जामिनेशन. जो लोग बैंक का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है. तो फर्स्ट स्टार्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट द आर्टिकल इज ऑल अबाउट. ये आर्टिकल बेसिकली क्या बता रहा है. As you can see that asset quality and profitability stressed banks to raise 1.5 lakh crore in next 12 to 18 months. यहाँ पर बैंक और जितना भी सारा पब्लिक सेक्टर बैंक और प्राइवेट सेक्टर बैंक है, ये मार्केट से फंड रेज करना चाहते हैं 1.5 लाख करोड़. इतना फंड क्यों रेज करना चाहते हैं, तो इसका कारण है. जैसा कि आप जानते हैं कि कोविड-19 का सिचुएशन चल रहा था, बहुत सारे जो बैंक हैं जो लेंड करके रखे हुए थे, तो लेंड करने के बाद जो देखा गया था कि कॉर्पोरेट जो है, जो बिजनेसमैन है और जो इंडिविजुअल्स है, वो जो लोन लिए हुए थे वो लोन रिपेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, जिसके चलते बैंक का क्या हो रहा है, इनका एसेट क्वालिटी डिटोरिएट कर रहा है, एज वेल एज प्रॉफिट इनका नहीं हो पा रहा है. और रिसेंट में द स्टेप टेकन बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिगार्डिंग द मोराटोरियम ऑफ लोन, जिसमें अभी फॉर दैट 6 मंथ किसी को भी ईएमआई पे नहीं करना होगा. तो बैंक्स आर एक्सपेक्टिंग that after the moratorium period ends, there is a probable chances there is an increase in the non-performing asset, and at the same time if the NPA will increase, the bank has to maintain the provision amount as well. तो उनको प्रॉफिट तो डिक्लाइन हो रहा है, एसेट क्वालिटी भी डिटोरिएट हो रहा है, एट द सेम टाइम उनको प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन, ये प्रोविजन मेंटेन करना पड़ेगा. तो दिस इज द बेसिकली रीजन कि क्यों उनको मेंटेन करना पड़ रहा है. अपार्ट फ्रॉम दिस, इन दिस आर्टिकल ये भी बोला गया है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी बैंकों को बोला है कि आपको कैपिटल रेज करना पड़ेगा मार्केट से, बिकॉज इन दिस 2021 फाइनेंशियल ईयर में गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी कैपिटल इन्फ्यूजन नहीं होने वाला है. और जैसा कि आप जानते हैं कि बैंक को अगर रन करना है तो उसमें आपको क्रेडिट सप्लाई करना पड़ेगा, लोन आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा. जब आपका कैपिटल ही डिटोरिएट करते जा रहा है तो दैट इज ए वेरी डेंजरस सिचुएशन कि फ्यूचर में आपका क्रेडिट फ्लो भी कम हो जाएगा, एनपीए भी बढ़ जाएगा और बैंक का जो फाइनेंशियल जो स्ट्रेंथ है वो भी डिटोरिएट हो जाएगा. सो दिस इज बेसिकली रिजर्व बैंक वांट्स कि बैंक को भी मार्केट से अब कैपिटल रेज करना है. तो इसमें जो कि एक्सपेक्ट किया गया है कि 45,000 करोड़ से लेकर 82,000 करोड़ ये पब्लिक सेक्टर बैंक जो है मार्केट से फंड रेज करेंगे थ्रू द कैपिटल मार्केट से, और जो बात किया गया 75,000 करोड़ से 1 लाख करोड़ तक का ये प्राइवेट सेक्टर के बैंक जो है मार्केट से फंड रेज करेंगे, ताकि इनका कैपिटल स्ट्रॉन्ग किया जा सके. ज्यादा कैपिटल इनका स्ट्रॉन्ग होगा तो फर्दर ये लोग लेंड कर पाएंगे. और इसके अलावा इट हैज बीन सीन दैट कि बेसल का रिकमेंडेशन आता है, बैंक बेसल के बारे में हम डिस्कस करेंगे अभी थोड़ी देर में. तो उनका रिकमेंडेशन है कि आपको एक एडिशनल बफर मेंटेन करके चलना है फॉर द कल के डेट में कोई भी आप लोगों को लॉस ऑब्जर्व होता है तो फिर उसके लिए भी आपको रेडी रहना है. सो दिस आर्टिकल इज ऑल अबाउट दिस, टू हाउ बैंक्स आर गोइंग टू मेंटेन द हाउ बैंक्स आर गोइंग टू रेज द कैपिटल फ्रॉम द कैपिटल मार्केट, और कौन प्राइवेट बैंक कितना रेज कर रहा है और आपका पब्लिक सेक्टर बैंक कितना कैपिटल रेज कर रहा है. Now, as I said that कि ये आर्टिकल पढ़ने के बाद the things which I extracted from the article, these are the important terms: asset quality, provisioning, non-performing asset, qualified institutional placement, moratorium, gross NPA, capital adequacy ratio, core capital, Basel III and capital conservation buffer. ये सभी के सभी बहुत ही important banking terminology है. अगर आप बैंक का एग्जाम देते हैं तो अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखिएगा तो ये बहुत बार ये सब टर्म पूछा जा चुका है. And even I said in the UPSC prelims examination, this capital adequacy ratio and this Basel III क्वेश्चन इसके पहले भी पूछा जा चुका है. और एनपीए इट इज वेरी कॉमन क्वेश्चन नाउअडेज.
तो सबसे पहले समझिए क्या बोला जा रहा है, एसेट क्वालिटी। एसेट क्वालिटी का मतलब थोड़ा बहुत अगर इसके बारे में समझने की कोशिश करें, एसेट का मतलब दोस्तों होता है बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से दो चीज होता है, एक होता है आपका लोन और एक होता है एडवांसेस। एडवांसेस दिया जाता है आपको शॉर्ट टर्म के लिए दिया जाता है, मतलब बैंक अगर फाइनेंस कर रहा है शॉर्ट टर्म, दैट इज लेस देन 1 ईयर, दैट इज लेस देन 1 ईयर। अगर बैंक आपको 1 साल के अंदर के लिए फाइनेंस कर रहा है तो इसको एडवांसेस बोला जाता है, लॉन्ग टर्म के लिए बोला जाता है लोन। क्योंकि एसेट बोला जाता है बाय नेचर एंड कैरेक्टर इट जनरेट्स इनकम फॉर द बैंक, व्हाट वी नो, बैंक के लिए इनकम जनरेट करता है, लोन भी और एडवांसेस भी। तो एसेट का क्वालिटी, अगर बैंक जिसको लोन दिया हुआ है अगर वो आदमी डिफॉल्ट कर जाता है, अगर वो बिजनेसमैन डिफॉल्ट कर जाता है, तो फिर ये बैंक का जो पैसा है वो रिटर्न नहीं आ पाएगा। एट द सेम टाइम एडवांसेस अगर डिफॉल्ट कर जा रहा है तो वो बैंक का पैसा नहीं आ जाए। तो अगर बैंक डिफॉल्ट करते गया, बैंक का जो बोरोवर डिफॉल्ट, वी कैन टेक एन एग्जांपल ऑफ माल्या। माल्या का एग्जांपल ले तो ये क्या हो रहा है, माल्या लोन लेकर फिर रिटर्न नहीं किया, तो बैंक का क्या हुआ, पहले जो था एसेट, जिसको हम लोग एसेट का बहुत सारा कैटेगरी में डिफाइन करते हैं, स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल एंड लॉस एसेट। तो यहाँ क्या होगा, जो लोग पैसा रिटर्न नहीं देंगे तो बैंक का जो एसेट का क्वालिटी है वो डिटोरिएट होगा। सो दैट इज व्हाट इन दिस आर्टिकल में बोला गया है कि बैंक का एसेट क्वालिटी डिटोरिएट होगा अगर ये देखा गया कि ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटी जो रिस्ट्रेन होकर रुका हुआ था, जिसके चलते कॉर्पोरेट का बिजनेस नहीं हो पा रहा था और उसके चलते वो रिपेमेंट नहीं कर पा रहे, तो बैंक का एसेट क्वालिटी डिटोरिएट होगा। नेक्स्ट कम्स द प्रोविजन। प्रोविजन किसको बोला जाता है, अब जैसा कि आप जानते हैं कि प्रोविजन का टेक्निकल टर्म मीनिंग होता है आपका कीप अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी सेट असाइड। अब जैसा कि बैंक ने 100 रुपया किसी को लोन दिया हुआ था, बैंक ने किसी को 100 रुपया लोन दिया हुआ था, उसमें बैंक को इसने 50 रुपया रिटर्न कर दिया और 50 रुपया क्या हुआ, उसका डिफॉल्ट हो गया। 50 रुपया डिफॉल्ट होने का मतलब क्या हुआ, ये जो 50 ये जो बैंक 100 रुपया जो किसी कस्टमर को लोन दिया हुआ था, ये कोई ना कोई बैंक को बिजनेस में कोई ना कोई बैंक में डिपॉजिट किया हुआ था 100 रुपया। हमने बैंक में जाकर 100 रुपया डिपॉजिट किया, फिर उसी को बैंक ने 100 रुपया किसी को लोन दिया और बैंक को उसमें 50 रुपया रिटर्न आया, 50 रुपया नहीं आया। तो कल के डेट में जब मैं अपना 100 रुपया बैंक से मांगूंगा तो बैंक के पास ये 100 रुपया देने का कैपेसिटी होना चाहिए। तो इस केस में जो 50 रुपये जो डिफॉल्ट हो गया, जो नहीं रिटर्न कर पाया, तो उसी के अगेंस्ट में बोला जाता है कि आपको भी एक प्रोविजन करना पड़ेगा। अगर ये पैसा पूरा का पूरा डिफॉल्ट हो गया, 50 रुपया ही डिफॉल्ट हो गया, तो आपको पूरा का पूरा 50 रुपये सेट असाइड करके रखना पड़ेगा। अब एज यू नो दैट कि अगर एनपीए बढ़ेगा तो उसके में क्या होगा, आपका प्रोविजन भी बढ़ेगा। अगर लोग पैसा रिटर्न नहीं देंगे तो बैंक कुछ पैसा सेट असाइड करके रखना पड़ेगा। सो दैट इज वाई अगर आपका एनपीए बढ़ रहा है तो आपको पैसा हटा कर रखना पड़ेगा। दैट इज ऑल अबाउट द प्रोविजन। नॉन परफॉर्मिंग एसेट, इट इज अ वेरी ब्रॉड कंसेप्ट, इसके बहुत एक टॉपिक के इसके ऊपर हम वीडियो बनाएंगे, बट फॉर द टाइमिंग यू ट्राई टू अंडरस्टैंड परफॉर्मिंग एसेट का मतलब क्या होता है, जो लोन जहां से ईएमआई आ रहा है, प्रिंसिपल भी आ रहा है प्लस इंटरेस्ट भी आ रहा है, तो उसको बोला जा रहा है कि एसेट। एसेट का मतलब अभी हमने आपको बताया लोन, और लोन से जहां से ईएमआई आ रहा है इन द फॉर्म ऑफ प्रिंसिपल और एसेट, तो उसका मतलब क्या है, परफॉर्म कर रहा है। अगर जिस दिन वो ईएमआई आना बंद कर देगा, जैसे विजय माल्या का हमने केस लिया, विजय माल्या अब नहीं देगा, तो विजय माल्या का जो भी कुछ होगा, जो विजय माल्या को बैंकों ने लोन दिया था, वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो जाएगा। सो दैट इज व्हाट, तो विजय माल्या को जो लोन दिया गया था वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट कैटेगरी में चला गया। मतलब बैंक जिसको लोन दिया फिर वो रिटर्न नहीं किया बैंक का, तो लोन इज कॉल्ड एसेट, और वहां से रिटर्न नहीं आएगा तो दैट बिकम्स अ नॉन परफॉर्मिंग एसेट। यहाँ पर बात करें अगर नेक्स्ट आर्टिकल का, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। बैंक को कैपिटल रेज करना है, तो कैपिटल रेज करने के लिए कैपिटल मार्केट से वो लोग रेज करना चाहते हैं, तो मार्केट में फंड रेज करने का बहुत तरीका है। आप शेयर को सेल कर सकते हैं, तो शेयर को सेल करने का बहुत सारा तरीका है, या तो आप राइट इशू कर सकते हैं, या तो आप फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर में जा सकते हैं, या तो इसको बोला गया क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। तो आप, ये डिपेंड करता है कौन सा बैंक किस रूट से अपना फंड रेज करना चाहता है, तो सबका अलग अलग टर्म का मीनिंग अलग अलग है। जहां तक क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स है, इसमें बोला गया है, मान लीजिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मार्केट से फंड रेज करना चाहता है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्यूआईपी के माध्यम से रेज करना चाहता है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। तो 100 शेयर सपोज कीजिए ये रेज करना, 100 शेयर है और 100 शेयर से बेच कर ये मार्केट से पैसा उठाना चाहता है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया विल इशू क्यूआईपी। इट्स मीन कि 100 शेयर एक सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पीपल को ही ये शेयर सेल करेगा, सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पीपल को ही सिर्फ सेल करेगा, सबके लिए ये नहीं है। ये क्यूआईपी मेथड जो होता है शेयर सेल करना, सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पीपल को ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सेल करेगा। सपोज कीजिए कि ये कोई कंपनी है, जैसे इंश्योरेंस कंपनी है एलआईसी, तो ये एलआईसी को ही ये शेयर सेल करेगा।
कोई वहां से जो फंड वहां से रेज कर पाएगा। सो दैट इज वाई अब ये दिस QIP वाज इंट्रोड्यूस इन द ईयर 2006 बाय द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। क्यों ये लाया गया था? बिकॉज देखा जा रहा था कि बहुत सारी कंपनियां हैं जो बाहर से फॉरेन से पैसा क्या कर रही है, वो लोग फंड रेज कर रही है। तो ये जो प्रोसेस है QIP, ये थोड़ा सरल प्रोसेस है अगर फंड रेज करने का, क्योंकि आप अगर आप FPO जाते हैं तो आपको बहुत सारा जो डॉक्यूमेंटेशन वर्क में जाना पड़ता है। बट इन केस ऑफ QIP में बैंकों को जो भी कोई कंपनियां है मार्केट से फंड रेज करती है तो उसका उतना दिक्कत नहीं होता है। तो दैट इज वाई सेबी इंट्रोड्यूस्ड हो दैट कि जो भी कंपनी है वो डोमेस्टिक से ही बोरो करे, डोमेस्टिक से ही फंड रेज करे। सो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट इज सेलिंग शेयर ऑफ ए पर्टिकुलर सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पीपल टू रेज फंड फ्रॉम द मार्केट। एंड मार्केट का मतलब यहाँ पर कैपिटल मार्केट से बताया गया है। सो दैट इज व्हाट द क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। मोराटोरियम का मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, इसके ऊपर आप देख लीजिएगा प्रीवियस ईयर में। मोराटोरियम का जस्ट मतलब होता है कि फॉर द टाइम बीइंग यू आर नॉट पेइंग EMI and whatever the interest which will accumulated in this time period it will be added after the moratorium period खत्म हो जाएगा। तो ये जो इंटरेस्ट है आपका लोन अमाउंट में ऐड हो जाएगा। जैसे हम जानते हैं कि अभी कोविड-19 का सिचुएशन चल रहा है, तो इसमें गवर्नमेंट ने क्या किया कि 6 महीने तक कोई जबरदस्ती नहीं है, कोई आपको EMI देना पड़ेगा, बट बैंक विल कैलकुलेट देयर इंटरेस्ट ऑन दिस 6 मंथ एंड दे विल ऐड ऑन आफ्टर द मोराटोरियम पीरियड एंड्स, और आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसमें ऐड कर देगा। तो दैट इज कॉल्ड द मोराटोरियम बोला जाता है। ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए के ऊपर एक वीडियो बनाया हूं, मैं उसका लिंक शेयर कर दूंगा, पूरा डिटेल से आप उसको देख लीजिएगा। बात करें अगर कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो को, दिस इज द अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, कैपिटल एडिक्वेसी। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो इज एन इंपॉर्टेंट टर्म। ये टर्म वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द बेसल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन। The term was introduced by the Basel Committee on Banking Supervision, Capital Adequacy Ratio। तो हम अभी इसी के साथ आपको बेसल में थोड़ा बहुत आपको लेकर चले जाते हैं। बेसल अभी आज के डेट में जो चल रहा है बेसल 3। बेसल इज ए प्लेस इन स्विट्जरलैंड का एक जगह का नाम है। स्विट्जरलैंड में एक जगह पर है जहां पर एक कमेटी है जिसको बोला जाता है BCBS, बेसल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन। तो यहाँ पर जितने भी सारे जो मेंबर्स कंट्री है वो सब देश का सेंट्रल बैंक है। हमारे केस में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द मेंबर ऑफ दिस बेसल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन। तो बेसल क्या करता है, देखता है कि बैंक इंडस्ट्री में क्या क्या इश्यूज दिखाई दे रहे हैं। सो इन दैट सिनेरियो वो लोग रिस्क फाइंड आउट करता है, और रिस्क फाइंड आउट करने के बाद वो लोग सोल्यूशन और रेमेडी के साथ आता है। तो उसमें एक टर्म आपको लाया गया था कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। तो बैंक शुड मेंटेन एडिक्वेट कैपिटल। आप नाम से देखिए एडिक्वेसी ऑफ व्हाट, एडिक्वेसी ऑफ कैपिटल, कितना इन सर्टेन रेशियो में। तो इसका मतलब क्या है, इसका फॉर्मूला होता है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो इज इक्वल टू कैपिटल divided by risk weighted asset। तो बैंक शुड हैव इनफ कैपिटल अगेंस्ट द रिस्क वेटेड एसेट। मान लीजिए अब इसमें थोड़ा बहुत डिटेल्स में जाए तो रिस्क वेटेड एसेट का मतलब कि मान लीजिए बैंक ने लोन दिया हुआ है 100 रुपीज किसी को, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है 100 रुपया, उसमें पीजे मालिया को दिया हुआ है 100 रुपीज को, किसी को कार लोन दिया हुआ है 100 रुपीज, किसी को पर्सनल लोन दिया हुआ है। तो इसमें सबका रिस्क कैटेगरी अलग अलग डिफाइन किया गया है कि अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट है तो इसमें 0 रिस्क है, पीजे मालिया को इसमें 100% रिस्क दिखाई दे रहा है, कार लोन है तो इसमें रिस्क अवेलेबल है, पर्सनल लोन है तो इसमें भी रिस्क अवेलेबल है। तो अलग अलग का अलग अलग रिस्क वेटेड एसेट है। तो जितना भी एसेट है उसके अगेंस्ट में कैपिटल आपको मेंटेन करना है, रिस्क वेटेड एसेट। अगर आपका इतना सारा अगर आपका रिस्क वेटेड एसेट है, दीज आर द रिस्क वेटेड एसेट है, तो उसके अगेंस्ट में बैंक को क्या करना, मेंटेन करना है कैपिटल। कैपिटल क्या मेंटेन करना है, टू सेट अगेन सर्टेन अमाउंट ऑफ रिजर्व। द मोर द कैपिटल रिजर्व जिस बैंक का होगा दैट विल बी बेटर फॉर देम। तो अकॉर्डिंग टू द कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जो बेसल कमेटी का नॉर्म्स है कि आपको मेंटेन करना है 9%, और इसके ऊपर जो आज के डेट में जो हम लोग बात करेंगे कुछ देर बाद, कैपिटल कंजर्वेशन वेपर 2.5%। तो आज के डेट में अगर कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो मेंटेन करना है तो देन 11.5 हमारे इंडिया में मेंटेन करना पड़ेगा। तो बैंक शुड मिनिमम कैपिटल आपको 11.5 मेंटेन करना पड़ेगा अगेंस्ट द रिस्क वेटेड एसेट। सो दैट इज व्हाट द रिकमेंडेशन ऑफ द बेसल कमिटी। अब बात करें कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो का, तो ये कौन डिटरमाइन करता है, तो ये बेसल कमेटी का नॉर्म्स है जो वहां से BCBS के साथ आता है, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सभी बैंकों को, इट इज कॉमन फॉर द एवरी बैंक, सभी बैंकों को मेंटेन करने के लिए बोला जाता है। तो जहां तक बात है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो को, दैट वाज द लास्ट टाइम था आपका 31 मार्च 2020 तक इसको इम्प्लीमेंट करवाना रिजर्व बैंक का काम था। तो हमारे देश में आज के डेट में अगर मेंटेन करना है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो दैट इज द 11.5, 9% आपका CAR है, इसमें मेन कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो प्लस 2.5 जो है कैपिटल कंजर्वेशन बफर, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ।
इसमें एक और टर्म है कोर कैपिटल बोला जाता है। तो अगर यहीं पर अगर बात करें कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो का CAR का, तो इसका फॉर्मूला होता है कैपिटल डिवाइडेड बाय रिस्क वेटेड एसेट। यहाँ कैपिटल का मतलब आपको बताया जा रहा है, कैपिटल का मतलब टायर 1 कैपिटल प्लस टायर 2 कैपिटल। हमारे देश में दो टाइप का कैपिटल मेंटेन होता है, एक है टायर 1 कैपिटल, एक है टायर 2 कैपिटल। तो टायर 1 कैपिटल को ही बोला जाता है कोर कैपिटल। याद रखिएगा, यही एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, विच अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड द कोर कैपिटल। टायर 1 कैपिटल इज कॉल्ड द कोर कैपिटल। कोर कैपिटल का मतलब होता है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कैपिटल है बैंक के लिए, जिसमें आपका आता है शेयर ओनर्स कैपिटल, डिस्क्लोज रिजर्व, पेड अप कैपिटल, जो कि दैट कैन बी इजीली लिक्विडेटेड। ये क्यों मेंटेन किया जा रहा है कैपिटल? कैपिटल मेंटेन करने का कारण एक ही है कि कल के डेट में इमरजेंसी सिचुएशन होगा तो ये एब्जॉर्ब करेगा। क्या एब्जॉर्ब करेगा? लॉस को एब्जॉर्ब करेगा। सो दैट इज व्हाई ये किसी भी बैंक जो काम कर रहा है वो बेसिकली कैपिटल के बेस पर काम कर रहा है। बैंक के पास पैसा है तो वो दूसरे को लेंड कर पा रहा है, बैंक के पास अगर कैपिटल नहीं है तो लेंड नहीं कर पाएगा। तो कल के डेट में बैंक को अगर कोई इशू होगा तो इन दैट सिनेरियो ये कैपिटल जो लॉसेज है वो कैपिटल वो एब्जॉर्ब कर पाएगा। सो कोर कैपिटल इसको बोला जाता है। कोर कैपिटल मतलब होता है इंपॉर्टेंट कैपिटल दैट कैन बी इजीली लिक्विडेटेड। एंड टायर 2 कैपिटल को बोला जाता है सबऑर्डिनेट कैपिटल। टायर 2 is called the subordinate capital. तो याद रखिएगा, टायर 1 is the core capital that is important for the bank, core capital, and then टायर 2 is called the subordinate capital. Now as I said, the Basel III के बारे में थोड़ा बहुत मैंने आपको हिंट्स दिया। Basel III क्या है, इसके ऊपर पूरा एक आपका लेक्चर रिक्वायर्ड है दोस्तों, तो मैं इसके ऊपर एक वीडियो अलग से बनाऊंगा। फॉर द टाइमिंग आप समझने की कोशिश कीजिए। कैपिटल कंजर्वेशन बफर, CCB again was introduced after the 2008 crisis by the Basel Committee. बेसल कमेटी के द्वारा कैपिटल कंजर्वेशन बफर। अब नाम से देखिए क्या पता चला, बफर। आपको एक स्टॉक मेंटेन करना है। किस चीज का स्टॉक मेंटेन करना है? कैपिटल को कंजर्व करके रखना है। तो कैपिटल को क्यों कंजर्व करके रखना है? बिकॉज कल के डेट में बैंक अगर लॉस हो रहा है तो उसके पास इनफ कैपिटल होना चाहिए सो दैट कि वो लॉस को क्या कर पाए, एब्जॉर्ब कर पाए। तो ये रिकमेंडेशन आया था बेसल के, और इसका रिकमेंडेशन में बोला गया कि 2.5% कैपिटल मेंटेन करना है अलोंग विद द कैपिटल टायर 1 कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। तो हमारे देश में जैसे हमने बोला बेसल कमेटी का रिकमेंडेशन 9+1 है प्लस 2.5 मिलकर 11.5, दिस इज द रिक्वायरमेंट। बट एज यू नो दैट देयर इज बैंक्स आर फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ कैपिटल। सो रिसेंट में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फॉर द टाइम बिंग इसको इंप्लीमेंट करना है दो रेंज में। पहला 1.875% पहले मेंटेन करना है, फिर उसके बाद आपको 0.625% आपको मेंटेन करना है। तो फॉर द टाइम बिंग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसको ये जो 0.625% है, इसको दो भागों में बांट कर रखा है। पहले आप इतना ही मेंटेन कीजिए, स्लोली आप इसको भी मेंटेन कर लीजिएगा। और इसको मेंटेन कब तक करना था? 31 मार्च 2020 से इसको कंप्लीट आपको 11.5 करना था। लेकिन क्योंकि पेंडेमिक सिचुएशन कोविड-19 का होने के कारण रिजर्व बैंक ने इसको एक्सटेंड करके ये वाला पोर्शन जो है, इतना कैपिटल जो मेंटेन करना है आपको, दैट इज व्हाट आपको सितंबर 30 2020 तक एक्सटेंड करके रखा है, बिकॉज दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो हमारे देश में अभी जो कैपिटल का कंसेप्ट है वो अभी आपका है 10.875% बैंक नीड टू मेंटेन। So that is what the capital conservation buffer, additional capital you have to maintain for to absorb the losses in the future. So that is all about the article and these are the important terms which you need to understand. Rest of जो भी कुछ मैंने आपको नहीं बताया है, जैसे ग्रॉस एनपीए, उसका मैं लिंक आपको सेंड कर दूंगा उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। प्लीज गो थ्रू इट और इसको समझिए और ये नोट डाउन करके रखिए, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज है। So let's move to the again important article. That is what it was in the news, Indian Express, special liquidity scheme. स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम्स बोलने से पहले फिर एक आर्टिकल के बारे में थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। ये आर्टिकल है क्या? स्ट्रेस्ड एनबीएफसी जो बोला जाता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, ये बैंक तो नहीं है बट ये कुछ हद तक बैंक का एक्टिविटी करता है, जैसे ये लेंडिंग का काम करता है। तो एनबीएफसी में भी दो था, एक था डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी जो कि डिपॉजिट लेते थे, और एक होता है नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी। तो अगर एक सिंपल से एग्जांपल इसमें दे दे तो मुन्नापुरम गोल्ड लोन, मुथूट फाइनेंस, these are the non banking financial company। और देन हाउसिंग फाइनेंस कंपनी क्या क्या एग्जांपल दे, तो ये सिर्फ लोन देती है घर बनाने के लिए। जैसे आपका है यहाँ पर LIC हाउसिंग फाइनेंस, HDFC फाइनेंस,
और दूसरी सारी कंपनियां हैं। तो नाउ अब ये क्या हुआ, एज फिर वही कहानी है कि जिस तरीके से ये लॉकडाउन था, फिर इसमें इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं हो पाया, अगेन नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जिसको लोन दिए हुए थे वो रिटर्न नहीं कर पा रहे हैं लोन, और ईएमआई नहीं दे पा रहे हैं, और ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी हाउसिंग फाइनेंशियल को कंपनीज को लिक्विडिटी का शॉर्टेज हो रहा है। तो यही ध्यान में रखते हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्कीम लाया कि इसके जरिए हम लोग लिक्विडिटी प्रोवाइड करेंगे किसको, जो स्ट्रेस्ड एनबीएफसी, जिसको प्रॉब्लम है, स्ट्रेस का मतलब जिसको नॉर्मल टर्म्स में बोलते हैं जिसका लोन दिया हुआ है बट रिकवर नहीं कर पा रहे हैं या ईएमआई रिटर्न नहीं कर पा रहा है, तो दैट इज कॉल्ड द स्ट्रेस्ड बोला जाता है, वो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, हाउसिंग फाइनेंशियल कंपनी। तो गवर्नमेंट ने एक स्कीम लेकर आया, दैट इज कॉल्ड द स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम। इसके तहत गवर्नमेंट विल प्रोवाइड 30,000 करोड़ लिक्विडिटी, 30,000 crore liquidity to whom? Non-banking financial companies and housing financial companies and microfinance institution को ये प्रोवाइड करेंगे। कैसे प्रोवाइड करेंगे ये इंपॉर्टेंट है आपको समझने के लिए। 30,000 करोड़ में अभी तक जो देखा गया है कि ये कंपनियां, ये स्कीम स्टार्ट होने वाला है आपका 1 जुलाई से, स्टार्ट ऑलरेडी हो चुका है, और 7 जुलाई तक देखा गया है गवर्नमेंट हैज रिसीव्ड a 10,000 crore support from this particular non-banking financial company. So under this special liquidity scheme, try to understand, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये समझना आपके लिए बहुत जरूरी है कि ये स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम बेसिकली है क्या। तो यहाँ पर 4 आइडेंटिटी है दोस्तों। पहला तो एक आइडेंटिटी है आपका गवर्नमेंट, समझने का कोशिश कीजिएगा, गवर्नमेंट। दूसरा आइडेंटिटी है आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तीसरा आइडेंटिटी है आपका स्पेशल पर्पस व्हीकल, एंड चौथा आइडेंटिटी आपका दिस नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज एंड माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन एंड देन हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज। ये 4 आइडेंटिटी है। गवर्नमेंट क्या बोला है कि हम 30,000 करोड़ लिक्विडिटी प्रोवाइड करेंगे, बट गवर्नमेंट अपने पॉकेट से नहीं देगा। द फंड विल बी गिवन बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक फंड देगा। अब देखिए कैसे फंड देगा, इसके जरिए एक स्पेशल पर्पस व्हीकल, एक अलग सा स्पेशल पर्पस व्हीकल होता है कि किसी पर्टिकुलर काम के लिए कोई एक इंस्टीट्यूशन क्रिएट करना, बाकी कोई इंस्टीट्यूशन ऑलरेडी है उसके जरिए वो फंड सप्लाई करना। तो स्पेशल पर्पस व्हीकल में यहाँ पर इस स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम में चूज किया गया है एसबीआई कैपिटल मार्केट को चूज किया गया, दैट इज व्हाट एसबीआई कैप बोला गया है। तो अब ये क्या होगा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का कैपिटल मार्केट जो है ये क्या करेगा, ये कंपनी एसबीआई कैपिटल्स, ये क्या करेगा, सिक्योरिटीज इशू करेगा, सिक्योरिटीज इशू करेगा, ध्यान से समझिएगा, सिक्योरिटीज इशू करेगा, सिक्योरिटीज ए काइंड ऑफ सर्टिफिकेट इशू करेगा, और ये सिक्योरिटी इशू करने के बाद ये सिक्योरिटीज आरबीआई को सेल करेगा। आरबीआई क्या करेगा, मान लीजिए इसने 1 लाख रुपया का सिक्योरिटीज इसने सेल किया, तो एक सिक्योरिटीज का मतलब होता है अ काइंड ऑफ पेपर, अ काइंड ऑफ बॉन्ड, जिसमें एक सिक्योरिटी रहेगा कि पैसा आपको मिलेगा। तो ये क्या करेगा, ये सिक्योरिटीज ये जो है ये आरबीआई को सेल करेगा और आरबीआई इसको 1 लाख रुपया दे देगा, और आरबीआई ये क्या करेगा, ये सिक्योरिटीज अपने पास रखा रहेगा और आरबीआई इसको पैसा दे देगा 1 लाख रुपया। अब ये क्या करेगा, 1 लाख रुपया जो इसके पास कैश आया, ये जो कैश आया, ये कैश क्या करेगा, फिर ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज है, इनको बोलेगा कि तुम सिक्योरिटी सेल करो। तुम सिक्योरिटी सेल करो मतलब जैसे कि कमर्शियल पेपर्स हुआ, कमर्शियल पेपर्स मतलब बोला जा रहा है कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज एंड हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को बोला जा रहा है कि तुमको लोन चाहिए, तुमको मार्केट से फंड चाहिए, तो तुम अपने बिहाफ पर शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज इशू करो। तो अब ये यहाँ पर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी एक सिक्योरिटीज इशू करेगा और बोलेगा कि हम आपको पेमेंट कर देंगे, हमको पैसा दीजिए, ये सिक्योरिटीज आप अपने पास रखिए। Try to understand again, there are 2 kinds of securities I am talking about. एक सिक्योरिटीज तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, बिकॉज नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को कोई ऐसा ही लोन तो नहीं देगा ना, ये एसबीआई क्यों इसको लोन देने जाएगा, तो इनको एक एश्योरेंस देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा कि हम आपका पैसा रिटर्न दे देंगे, जो एश्योरेंस देगा इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी, जिसको कमर्शियल पेपर्स बोला जाता है। तो ये लोग क्या करेगा, ये बोलेगा कि हम आपको एश्योरेंस देते हैं, हम आपको पेमेंट कर देंगे। तो ये क्या करेगा, एसबीआई इनके सिक्योरिटीज को परचेस करेगा और ये जो 1 लाख रुपया जो इनके पास रिजर्व बैंक से था, ये 1 लाख रुपया फिर ये इनको पैसा दे देगा। किसको दे देगा, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी को, आफ्टर कीपिंग देयर सिक्योरिटीज, आफ्टर कीपिंग देयर सिक्योरिटीज। ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, पहले क्या था कि एसबीआई के पास पैसा कैसे आएगा, तो आरबीआई ने इसको पैसा दिया 1 लाख रुपया। अब इसके पास जो एसबीआई के पास जो पैसा आया, एसबीआई कैपिटल के पास जो पैसा आया, ये 1 लाख रुपया इसने क्या किया, इसको दिया और इससे इसने क्या लिया, सिक्योरिटीज ले लिया।
अब ये 1 लाख रुपया नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के पास आएगा, ये 1 लाख रुपया से नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी बिजनेस करेगा, और इनका जो सिक्योरिटीज है ये पैसा देगा कि नहीं देगा, 1 साल के अंदर में क्या होगा नहीं होगा, तो इसी का गारंटी ले रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसी का गारंटी ले रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बोल रहा है कि अगर ये कंपनियां अगर पैसा नहीं देंगी तो मैं क्या करूंगा, उसके बिहाफ पर मैं गारंटी लेता हूं, मैं आपको पैसा दूंगा। तो फाइनली फंड कहां से रिलीज हो रहा था, रिजर्व बैंक से। कल की डेट में ये कंपनी अगर पैसा नहीं देती है तो गवर्नमेंट, तो आरबीआई क्या करेगा, वो जो गारंटी क्लॉज है वो कि कल के डेट में पैसा नहीं देगा तो गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, तो वो गारंटी क्लॉज इन्वोक करके गवर्नमेंट से रिजर्व बैंक पैसा ले लेगा। तो यहाँ पर डायरेक्टली अभी तो गवर्नमेंट कोई पैसा इंजेक्ट नहीं कर रहा है, यहाँ पर फंड आरबीआई दे रहा है पैसा, लेकिन कल के डेट में ये कंपनी जो सिक्योरिटी इशू की थी मार्केट से, अगर ये पैसा नहीं दे पा रही है, यहाँ पर क्या होगा, कंपनियां बोलेगी कि एसबीआई कैपिटल को हम आपका 1 लाख रुपया नहीं दे पाएंगे। एसबीआई कैपिटल आरबीआई को बोलेगा कि चूंकि वो लोग कंपनी हमको पैसा नहीं दिया है तो हम भी नहीं दे पाएंगे। तो इस केस में आरबीआई क्या करेगा, गवर्नमेंट को बोलेगा कि तुम भाई हमको पैसा दो, हमने आपका सिक्योरिटीज को ये स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम को मैंने इंप्लीमेंट करवाया था, दैट इज वाई ये आपको पैसा देना जरूरी है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने कमिट किया है कि 30,000 करोड़ तक का लिक्विडिटी हम प्रोवाइड करेंगे, एंड दैट इज व्हाट आई एम गिविंग अ गारंटी। सो यही आपका स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम। द स्कीम fund will be given by the Reserve Bank of India through a special purpose vehicle that is called the special SBI Capitals. Again, SBI Capital will purchase the debentures or purchase the commercial paper, short term securities बात किया गया है कि सिक्योरिटीज परचेस करेगा नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी को, उनको पैसा देगा। अगर फ्यूचर में ये पैसा एनबीएफसी अगर पैसा नहीं दे पा रहे हैं तो देन वो एसपीबी को, तो एसपीबी भी आरबीआई को पैसा नहीं देगा, और आरबीआई को पैसा नहीं मिलेगा तो वो गवर्नमेंट के पास जाएगा। So this is why the government is doing it, is only because to revive this non-banking financial company, the shortage which they are facing, that is the liquidity shortage they are facing. So this is one of the step, that is one of the important step taken by the government of India regarding the special liquidity scheme. Now these two terms and the articles are very important from the examination point of view, those who are appearing for the any of the examination. So that is what, जब भी आप आर्टिकल पढ़ो इसको डिटेल्स में देखो, इसी तरीके से पॉइंट को नोट डाउन करो, फाइंड आउट करो, और इससे अपना नोट्स वगैरह जो भी कुछ है बनाने का कोशिश करो। तो थैंक यू फॉर पेशेंस लिसनिंग, होप दैट आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए, और हो सकता है तो इसको शेयर भी कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगा है तो। एंड देन अगर आपका जो भी कुछ टर्म्स वगैरह है हम इसका डिस्क्रिप्शन में आपको दे देंगे, वहां से आप इसको देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर पेशेंस। थैंक यू।